चुनावों का मौसम है, हर कोई अपना भाग्य आजमाना चाहता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने भाग्य को बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। कुछ ऐसे युवा भी हैं जो राजनीति को अपना करियर बनाना चाहते हैं और कुछ ऐसे युवा हैं जो पिछले कई सालों से अपनी एक मंजिल को पाने के लिए प्रयासरत हैं। अपने लोगों के बीच रहते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं, हक की लड़ाई मांगने में नहीं छीनने में भरोसा रखते हैं। और ऐसे ही युवा एक बीकानेर में जिनका नाम है डॉक्टर विवेक माचरा, आरएलपी पार्टी से संबंध रखते हैं और श्री डूंगरगढ़ विधानसभा से विधायक बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि बिश्नोई और विवेक माचरा इस वक्त मेरे साथ हैं। विवेक माचरा से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये राजनीति इन्हें क्यों रास आई। आप तो किसान परिवार से हो साहब, राजनीति के चक्कर में राम राम, राजनीति के चक्कर में कहाँ पड़ गए जी? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से आपने हमेशा अपने जीवन के अंदर सटीकता के साथ में, बेबाकी के साथ में, जिस बेबाकी के साथ में आपने हमेशा समाज की आवाज़ उठाई, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और आपने आज अपना कीमती समय दिया। आज के समय के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कि नौजवान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। जो अभी फिल्म आई है शाहरुख खान की जवान, उसके अंदर आप देखें किस प्रकार से हमारा भारत देश है, जो हमारा प्रदेश है, भ्रष्टाचार के तंत्र के अंदर पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। और भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना होगा। आज किस तरीके से किसान के नाम पे, जवान के नाम पे, युवा के नाम पे, दोनों तीनों जो भी पार्टियां हैं वो देश पे राज करती आई है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी किसान कर्ज के तले डूबा हुआ है और हजारों की संख्या के अंदर देश के अंदर किसान आत्महत्या करता है। तो कहाँ चली गई वो योजनाएं? उन योजनाओं को, और जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता किसान के खेत से होकर निकलता है, और जो स्वर्गीय राजेश पायलट ने कहा कि जब किसान का बेटा जिस दिन उन पदों पर पहुंचेगा जहां से देश की नीति निर्धारित होती है, इन चिन्हों पर चलने के लिए नौजवान को आगे आना होगा। पढ़ा लिखा नौजवान जब आगे आएगा तब इस व्यवस्था को बदला जाएगा। विवेक जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था और आपने एक लंबा चौड़ा जो है पूरा परिचय दे दिया। आपने राजनीति क्यों करनी चाहिए ये भी बता दिया, मतलब नेता के तमाम गुण जो है वो तो आप में आ ही चुके हैं। अब इस नेतागिरी को सिरे चढ़ाने के लिए आप हमेशा विद्रोही तेवर क्यों अपना लेते हैं? एंग्री यंग मैन की भूमिका में क्यों आ जाते हैं? 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन जो है वो इस तरह से एंग्री यंग मैन की, जो संतुष्ट नहीं होता था, उसकी फिल्में बनाता था। आप शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, मकसद क्या है आपका? जी, जो जो जनरल मूड होता है, हम राजेश खन्ना की बात भी करते हैं, जो प्यार की जो संगीत और प्यार के जो गाने राजेश खन्ना के चलते थे। एंग्री यंग मैन का ऐसा है कि देश का अभी जो जनरल मूड है वो चेंज हो रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद में देश का प्रत्येक नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि बिल्कुल ये योजनाएं कहाँ जा रही है, देश और प्रदेश के अंदर क्या हालात हुए। तो हर आदमी के अंदर गुस्सा है। आप देखिए हर जगह पे गुस्सा निकल रहा है। आप बीकानेर के अंदर देखें, प्रत्येक बिजली विभाग ऑफिस है, वहां पे आपको किसान आक्रोशित मिलेगा। जलदाय विभाग के अंदर देखोगे तो वहां पे किसान आपको जवान ये बातें तो 2014 में मोदी जी ने भी कही ना, पूरा देश बावड़ा हो गया। जी, मोदी जी ने कही। मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, बहुत सी चीजें ऐसी उन्होंने की जो शायद पीछे कोई नहीं कर पाया। जो जैसे इंदिरा गांधी ने विश्व के अंदर देश का लोहा बनाया था, वैसे बहुत सी चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का लोहा बनवाया। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जो बात बोलते हैं वो धरातल पर नहीं कर पाए। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई उसकी क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए बीकानेर जिले का प्रीमियम वो बीमा कंपनी खा गई। तो योजनाएं अच्छी है लेकिन योजनाओं को धरातल पर इसीलिए आपको गुस्सा आता है, इसीलिए आप किसानी की, लाइट की, पानी की बातें कर रहे हो। लोगों के बीच में रहते हो आप और जयन नयन एक्शन से भिड़ जाते हो। डर नहीं लगता कि मुकदमेबाजी में फंस जाओगे, करियर खराब हो जाएगा? डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो किसान और जवान के हालात क्या होंगे। डर लगता है बिल्कुल कि 3 लाख रुपए का कृषि लोन केसीसी उठाने वाला किसान, ऐसा क्या होगा कि पिछले 10 सालों के अंदर वो 3 लाख रुपए नहीं चुका पा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो ऋण है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका 1 सेकंड के अंदर माफ हो जाता है, और किसान के 3 लाख रुपए बकाया। जो कई बार ऐसा होता है कि वो किसान खुद
इस दुनिया से जा चुका होता है, उसकी मौत हो जाती है, फिर भी वो ऋण लंबे समय तक उसके बेटे पोतों तक चलता रहता है, तो डर लगता है कि सरकारें आखिर किस तरह जा रही है। दूसरे देशों के अंदर जिस प्रकार के हालात हुए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भवनों के अंदर जनता घुस गई, तो वैसे हालात नहीं बने। और जो मुफ्त रेवड़ियां कांग्रेस सरकार बांट रही है, पढ़े लिखे नौजवान होने के कारण ये दर्द रहता है कि अब मेरे साथ वाले मेरे छोटे भाई बहन है, वो पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, 3-4 हजार रुपए के महीने के किराए के अंदर बीकानेर रहते हैं और जयपुर रहते हैं, और जब वो तैयारी करते हैं उसके बाद में उनका पेपर जो लीक हो जाता है, और पटवारी, ग्राम सेवक, थानेदार, राजस्थान पुलिस, सारे पेपर आउट हो जाते हैं। इस तरह डर लगता है कि अगर नौजवान पीढ़ी सारे सबके पेपर आउट होंगे तो क्राइम जो बढ़ रहा है, जो माफिया गैंग जो पनप रही है, क्योंकि आप इन चीजों को बहुत नजदीकी से जानते हो, तो डर इस चीज का लगता है। डर लगता है कि बहन बेटी सुरक्षित नहीं है आज प्रदेश के अंदर। डर लगता है बिल्कुल जब गैंगरेप की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देश सुरक्षित नहीं है जब देखते हैं कि मणिपुर के अंदर हमारी जो यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता विचरण करने के लिए आते हैं। उस भारत देश के अंदर हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार से अपमानित, डर लगता है। नहीं तो वो एक कह देता है मणिपुर में ऐसा हो रहा है, एक कह देता है राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तुलना एक दूसरे से कर रहे हैं। ये राजनीति है या इसका समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं? समाधान है। मैं इसमें आम जनमानस से भी अपील करता हूं हमेशा। मैं प्रत्येक चीज कानून और सरकारें नहीं कर पाती। जो नैतिकता का और जो चरित्र को मजबूती देने का जो काम है वो आम जनमानस को करना पड़ेगा, परिवार को करना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना होगा कि सड़क पर चलती प्रत्येक लड़की हमारी बहन है। माताओं बहनों के प्रति सम्मान प्रत्येक युवा के अंदर आना चाहिए। तो राजस्थान में भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, तो मणिपुर में भी नहीं होनी चाहिए। हमारे तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो ये चाहते हैं कि अमेरिका में भी ऐसी घटनाएं नहीं हो, लेकिन इसके लिए नौजवानों को आगे आना होगा। पढ़े लिखे नौजवान जब भावनाओं के साथ में, विचारों के साथ में आगे आएंगे। नौजवानों ने हमेशा क्रांति की है। देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने सबसे पहले फांसी के फंदे को चुना, अशफाक उल्लाह खान थे उन्होंने चुना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने एकता का संदेश दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई जिसने अपने बेटे को पीठ पर बांध कर अंग्रेजों से लड़े। तो हर जगह एक अलग नौजवान शक्ति का रहता है। जी विवेक जी, 70% आबादी गाँव में बसती है। गाँव में भारत का दिल है ना। किसानों की बातें करते हैं, ऐसे बहुत से किसान नेता हुए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आप भी लड़ रहे हैं, किसानों का भला क्यों नहीं हो रहा है? कभी इस पे मंथन किया? जी, जिन लोगों को चुन के जो भेजा गया आज तक, उसमें से 50 से 60% माल नकली था, असली माल नहीं पहुंचा। असली माल जब भी पहुंचा राजस्थान की विधानसभा में कमाल हुआ। चौधरी कुंभाराम आर्य ने समस्याई ताकतों को भगाकर खेत जोतने वाले को, किसान को मालिकाना हक दे दिया। असली माल जब भी पहुंचा, चौधरी चरण सिंह ने एक दिन के अंदर देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया। असली माल जब भी पहुंचेगा, जहां पहुंचेगा वो कड़क होगा और काम करेगा। लेकिन जो चिन्हों के आधार पे, राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह के आधार पे सिर्फ जो लोग पहुंच जाते हैं, वो लोग कभी नहीं कर पाते। वो लोग अभी जैसे अभी 4 महीने 3 महीने चुनाव के बचे ना, जनता अभी बिजली के लिए रो रही है बीकानेर के अंदर, पानी के लिए रो रही है गर्मी के अंदर, लेकिन सारे नेता गायब हो गए। दीवारों पे पोस्टर चिपका के। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मैंने सवाल किया था ये, तब उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो कहती है कि आप अडानी से कोयला खरीदो और उस कोयले को महंगा कर दिया, इसलिए हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। जी, ये सही बात है। क्या खेल है? ये सही बात है, ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और दोनों ही काम चोर हैं, दोनों ही काम नहीं करना चाहते। इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी ना, उस वक्त तो कोई कांग्रेस मना नहीं कर रही थी कोयला खरीदने के लिए। उस वक्त तो वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर बीकानेर का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, पूरा राजस्थान चक्का जाम हुआ था। तो ये प्रवक्ता इसलिए बनाए जाते हैं पार्टियों के, वो पार्टी को डिफेंस करें। किसानों का प्रवक्ता, जवानों का प्रवक्ता जब राजस्थान की विधानसभा पहुंचता है तो परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से होता है। और वर्तमान हालात राजनीति के जो है वो बड़े बुरे हालात हैं। नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि रोज सुबह अखबार उठ के पढ़ना पड़ता है कि फला नेता अपनी पार्टी में एक पार्टी चेंज कर ली। ये राजनीतिक स्तर आ गया। तो राजनीतिक स्तर आने के कारण जो हमारे वकील थे, जो हमारे पैरोकार थे, वही कमजोर हैं, वो खुद पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, चप्पलें खिसका रहे हैं। इसलिए किसान और जवान, लेकिन अब समय बदल गया, किसान और जवान एक नई विचारधारा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। किसान का बेटा आरएएस आईपीएस लग रहा है, किसान का बेटा हाईकोर्ट का जज बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत कर रहा है, किसान का बेटा बीकानेर की पीबीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर बन रहा है, किसान की बेटी बीकानेर की पीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज बन रही है, मेडिकल कॉलेजों में गई। तो परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन 2023 के अंदर, ये जो शुरुआत होगी राजस्थान के अंदर, एक नया मुकाम राजस्थान से लिखा जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर जवान और किसान इस बात को ठानेगा। आप आरएलपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार आरएलपी इस विधानसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में नहीं पाएगी, क्योंकि इसका कारण है कि आरएलपी पार्टी ने हर दर्द के अंदर खड़ी रही,
हर जगह पे आरएलपी का कार्यकर्ता दर्द के अंदर खड़ा रहा। इस चीज को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता स्वीकार करते हैं। आप देखिए, चाहे कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसके मोबाइल में भी हनुमान बेनीवाल के मोबाइल नंबर होंगे। एक विश्वास है लोगों का कि ये मेरी मदद कर सकते हैं, समय आने पे आप कभी भी फोन कीजिए तो वो आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। तो उन्होंने इस चीज को पाया है। पर किसानों की और इस वर्ग की बात इतनी सुनी नहीं जाती ना हिंदुस्तान में। लोग बैठे थे दिल्ली में आंदोलन कर रहे है, देश में प्रधानमंत्री जी को दुकाया, उनके उनके सत्ता के घमंड को तोड़ा लोगों ने। जिस प्रकार चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत ने दिल्ली के शासन की सत्ता को अपना आईना दिखाया कि देश के प्रधानमंत्री खेत में उनसे मिलने के लिए जाते थे, उनके हुक्के के पास में बैठकर उनकी चारपाई बैठ के बात करते थे। वैसा ही हुआ, देश के अंदर किसानों ने दिल्ली की सरकार को झुकाया और ये धीरे धीरे हो रहा है। एक दिन में कुछ नहीं होता, हासिल तो कुछ नहीं हुआ ना। एमएसपी पे कानून कहाँ बना आज भी? हमारे आप कह रहे हो, देखो कांग्रेस की सरकार है, ऊर्जा मंत्री बीकानेर के हैं, और आप अभी कल परसों वहां झगड़ा कर रहे थे बुरी तरह से। ये देखिए कि लंबे समय के बाद में आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी जो है, माननीय मंत्री जी, इनको सत्ता मिली है और इनका विजन अलग है। जो अशोक गहलोत कह रहे हैं विजन 2030 बिजली के क्षेत्र के अंदर, तो भंवर सिंह जी का विजन अलग है कि मुझे सोन कोठी खरीदनी है, मुझे कहाँ जमीनें खरीदनी है, कहाँ माइनिंग करनी है, कहाँ मुझे रॉयल्टी करनी है। तो इनका अलग विजन है। तो जो लोग नैतिकता को, चरित्र उसको खो चुके हैं, उसके बारे में क्या बात करें। तो अब जाती हुई सरकार है, इसके अंदर ये अपने चारों तरफ प्रयास करें। इन बिजली क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, इनके पास में जो मंत्रालय रहा वो काम नहीं कर पाए। तो राजस्थान सरकार के अंदर जो खोखलापन है इन मंत्रियों कारण ही तो है। आप देखिए बीकानेर में जो 12-13 मंत्री हैं, वो खुद सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्री पद के घमंड के अंदर घूम रहे हैं। एक दिन वो कभी किसी गांव के अंदर जन सुनवाई नहीं की उन्होंने। अगर वो करते, सरकार ने उनको बजट दिया, सरकार ने उनको मंत्रालय दिया, तो उनका काम था कि गांव और ढाणी के अंदर वो किसान के पास में पहुंचे। आप गांव और ढाणी तक डूंगरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे आप, और पिछली बार भी लड़े थे। गांव ढाणी आपने कवर कर ली, सब जगह पहुंच लिए आप। जी, हमारा तो काम यही है, मेरी तो नौकरी है। सुबह 7 बजे से पूरी रात, दिन रात, जहां जा सकते हैं जाते हैं। क्यों? दर्द के साथ जाता है हमारा। हम सुबह उठते हैं तो एक हमारा प्रयास रहता है कि मेरे कारण आज किसी न किसी एक व्यक्ति का छोटा सा मैं एक सहयोग करूं, एक मेरा प्रयास रहता है। और उसके दिशा के अंदर हम चलते हैं। ये हमारा एक मतलब दैनिक जीवन जो दिनचर्या है वो ये है कि हमें लोगों के साथ में रहना है, लोगों के दुख दर्द के अंदर। बहुत हम कोई पद पे नहीं है कि हमारे सिग्नेचर से या हमारे हस्ताक्षर से कोई काम हो जाएगा, लेकिन हम हर तकलीफ के अंदर, दुख के अंदर उनके साथ में खड़े हैं और इससे हमें सुकून मिलता है। अच्छा, रिजल्ट आप जैसा चाहते हैं वैसा इस बार मिलने की आपको उम्मीद नजर आ रही है? परिणाम की परवाह कमजोर लोग करते हैं। हम युद्ध की तैयारी के अंदर हैं, पूर्ण रूप से परिणाम की परवाह नहीं करते। और निश्चित रूप पे जो लड़ा है वो जीता है, जो रुका है, जो घबराया है, जो डरा है, उन्होंने कभी रण के अंदर जीत हासिल नहीं की। और हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई कोई बड़ी पार्टियों से नहीं है। हमारी लड़ाई है, अच्छा कांग्रेस के अंदर अच्छे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, सारे लोग बुरे नहीं होते। हमारी लड़ाई उन नकली माल से है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकटों का आवरण पहन के और लोगों को गुमराह करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच में जाके उनको ठग के और वापस आके बंद ऐसे कमरों के अंदर बैठ जाते। उनसे हमारी लड़ाई है, नकली माल से बचाओ। जो पहले राजीव जी दीक्षित का तो था ना कि नकली उत्पादन से बचे, तो नकली माल से बचो। जब गांव पूरा सो रहा होता है तो गांव के अंदर वो पोस्टर चिपका जाता है कि हम भी नेता हैं। वो जो नकली प्रोडक्ट है उन सबसे बचना है। असली जो आपके बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, उनको आप आगे बढ़ाइए। अच्छा विवेक जी, आपकी पार्टी के बारे में आम धारणा ये है कि झगड़ालू किस्म के लोग हैं। जी बिल्कुल, किसी जाति विशेष के लोग हैं। जी, और ये लोग जो हैं ये सीरियस नहीं है अपने कामकाज को लेकर या अपनी राजनीति को लेकर। ठीक है, ये शोर शराबा करते हैं, इनकी वाहन रैलियां निकलती है तो बहुत लंबी लंबी वाहन रैलियां निकलती है, डीजे का शोर शराबा, मतलब इस तरह की बातें जो है हम लोग सुनते हैं। हालांकि आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, पर ऐसी धारणाएं जो बनी हुई थी इसको तोड़ने के क्या प्रयास हैं आपके, और क्या इनमें सच्चाई कितनी है? हालांकि अब आप भाजपा और कांग्रेस में अच्छे लोगों की आप तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज है। जी जी, ये तो हम हमारे काम के लिए कितने सीरियस हैं वो तो शायद बेहतर आकलन आप कर पाएंगे कि राजस्थान के अंदर आप स्टेप वाइज बात करें तो सबसे पहले नौजवानों का पेपर आउट हुआ। नौजवानों के पेपर चलती बस के अंदर 5-5, 7-7 लाख रुपए में बिके। सबसे पहले सड़कों पर कौन था? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जब किसानों के साथ में अत्याचार होता है, किसानों के साथ में जुल्म होता है, सबसे पहले सड़कों पर कौन लड़ती है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पुलिस के जवान के साथ में अत्याचार होता है,
पुलिस का जवान खुद आत्महत्या करता है, सबसे पहले सड़कों पे कौन लड़ता है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। महिलाओं के सम्मान की बात होती है, सबसे पहले सड़कों पे कौन लड़ता है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सही है, हम झगड़ालू हैं, किससे? हम इन भ्रष्ट सरकारों से लड़ाई लड़ते हैं। आम आदमी की तकलीफ हमारे मंच पे आप भी देखोगे कि हमारे बुजुर्ग किसान हमारे मंच पे रहते हैं। कोई बड़ा नेता, धनाढ्य, पैसे वाले लोग हमारे मंचों पे नहीं रहते। गांव का जो दर्द अपने सीने के अंदर रहता है, वो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के साथ मंच पे रहता है। हम झगड़ालू हैं, बिल्कुल, सरकार से लड़ते हैं और शोर शराबा भी रहता है हमारे साथ में। क्यों? क्योंकि झूठ के कोई आवाज नहीं होती। झूठ तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया जाता है, लेकिन सत्य को जब बोला जाता है, जब युद्ध होते थे, आपने सुना महाभारत का युद्ध हुआ, तो जब शंखनाद होता है तो उसकी आवाज चारों तरफ सुनती है। यह शंखनाद है राजस्थान के अंदर परिवर्तन का, कि जवान और किसान अपने हक के लिए। आम आदमी की आवाज कौन उठाता है? जो जीएसटी जो लगा, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नेता नहीं बोला जीएसटी खिलाफ कि जीएसटी किसानों को इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं, जवानों को परेशान कर रहे हैं, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता। इस करप्शन के खिलाफ कौन बोल रहा है? आपको जितने वोट मिलते हैं आरएलपी को, उतना ही बीजेपी को फायदा होता है, ये तो धारणा है एक। जी, मैं तो ये मानता हूँ राजस्थान के अंदर वर्तमान हालात के अंदर आरएलपी को एक भी वोट मिलेगा, वो वोट सोने का हो जाएगा, और कांग्रेस और भाजपा को जो भी वोट जाएगा वो कुएं के अंदर गिरेगा, क्योंकि वो उत्पादन ही नकली है, नकली प्रोडक्ट है। और फायदा दोनों पार्टियों को फायदा अगर ये लेते तो 75 साल में ले लिया हुआ इन्होंने ज्यादातर फायदा, और किसी को हुआ भी नहीं। आम किसान आज भी परेशान है। इसके अंदर नुकसान होगा दोनों पार्टियों को और फायदा होगा आम आदमी को, किसान को, जवान को। जो राजस्थान जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, उसका फायदा राजस्थान को होगा। आने वाला राजस्थान बहुत सुनहरा राजस्थान होगा भाई साहब। और मीडिया का हालत क्या है, मैं अभी आपको तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन अभी मैंने देखा कि इंटरनेशनल सेंसेक्स के अंदर 200 देशों की जो सूची है, उसके अंदर मीडिया, भारत के अंदर जो आजादी, मीडिया को जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, उसमें भारत 161वें पायदान पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के अंदर। 200 देशों की मीडिया की स्वतंत्रता की सूची जारी होती है, उसमें हम 161वें पे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की जो आजादी दी, उस आजादी को वास्तविक रूप में ये 161वें नंबर पे लेके आ गए। तो इस शासन के खिलाफ कौन बोलेगा? अगर इस शासन के खिलाफ अभी लोकतंत्र के अंदर अगर मीडिया नहीं बोलेगा, जवान नहीं बोलेगा, पढ़ा लिखे व्यक्ति नहीं बोलेगा, किसान नहीं बोलेगा, माताएं बहनें नहीं बोलेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता परिवर्तन इस प्रकार से, या तो सेनाओं का राज हो जाएगा। अभी आप देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो थीम चल रही है, इसको लेके आप वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते? केजरीवाल कह रहे हैं ना, ये जो केंद्रीय मंत्री का बेटा जो विदेश के अंदर पढ़ रहा है, वो जिस जाति के हैं, उस जाति के व्यक्ति तो नहीं पढ़ते प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आप करो वन नेशन वन एजुकेशन, करो वन नेशन एक जैसा इलाज कराओ। अच्छा, युवा व्यक्ति हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। युवाओं को चर्चा भी करनी चाहिए, और हो सकता है सरकार इस तरह के जो मुद्दे बाजार में छोड़ती है वो चर्चा के लिए छोड़ती है। भारत और इंडिया, ये भी एक झगड़ा चल रहा है ना जी। ये तो क्या है, भारत देश जो है, मतलब नहीं, वो नाम बदलने का, ये हालांकि संविधान में दोनों नाम वैलिड हैं, दोनों नाम, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, पर ये एक तरह से फिर आप कौन ध्यान करता है? कोई नहीं। कोई छोटा मोटा कोई मोबाइल चलाते होंगे, वो देखते होंगे नहीं का, ये जो किसान के सिर पे 3 लाख का लोन है, उसकी जमीन नीलाम होनी है, वो भारत में भी होनी है, वो इंडिया में भी होनी है, हिंदुस्तान में भी होनी है। जिसका पेपर बिकना है 5 लाख रुपए में ग्राम सेवक का, वो भारत में भी बिकना है, इंडिया में भी बिकना है। जिसमें शोषण होना है वो भारत में भी होना है, वो इंडिया में भी। काफी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं आप विवेक जी। मैं आपसे एक अंतिम सवाल और पूछूंगा। श्री डूंगरगढ़ से आप चुनाव लड़ेंगे जी, कुछ ऐसी 5 चीजें आपने सोच रखी है श्री डूंगरगढ़ के लिए कि आप अन्यों से जुदा सोच रहे हैं ये चीजें? बिल्कुल, एग्जैक्टली। एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, ये डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने कहा। अभी मेरे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर ये हालात है कि मेरे विधायक जो गिरधारी जी मैया है, वो अशोक गहलोत की गोद के अंदर बैठे हैं। वो कभी लाल सलाम के नारे लगाया करते थे, अमरा राम जी के साथ रहा करते थे। पिछले 4.25 साल में वो अमरा राम जी को श्री डूंगरगढ़ एक बार लेके भी नहीं आए। वो भंवर सिंह भाटी जिंदाबाद, बीडी कल्ला जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, राजस्थान सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के अंदर 1700 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। ये शायद बड़ी शर्मनाक बात है। 4.25 साल के हालात है ये। हाँ ठीक है, प्राइमरी से
प्राथमिक से उच्च उच्च माध्यमिक या माध्यमिक, इस प्रकार से वो स्कूलों का क्रम करते रहते हैं क्रमोन्नत। लेकिन वास्तविक हालात ये है कि 1700 पद शिक्षकों के खाली पड़े। तो बड़ी ये शर्मनाक बात है। स्वास्थ्य के अंदर क्या हालात है? स्वास्थ्य के अंदर हालात ये हैं कि हॉस्पिटलों के पीएससी से सीएससी उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे श्री डूंगरगढ़ को उप जिला हॉस्पिटल बना दिया। उप जिला हॉस्पिटल बनाने के बाद में 4 डॉक्टर छोड़ के चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया। और 3 लाख की आबादी में माताओं सर बड़ा में एक पीएससी बनी और उसी दिन उसको सीएससी बना दिया। हाँ, सेम डे कागज में बनाना है सर, करना कहाँ है, कागज में तो बनाना है। 3 लाख की आबादी में माताओं बहनों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए श्री डूंगरगढ़ में महिला चिकित्सक नहीं है। अगर आप डिलीवरी है, गर्भवती है, तो आपको बीकानेर या प्राइवेट हॉस्पिटल में 30-40 हजार रुपए देने पड़ेंगे। आजादी के 75 वर्ष बाद में ये हालात है। और सबसे बड़ी जो शर्म की बात है कि 4.5 साल के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर जो पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल जो सबसे पहले बनना चाहिए था, उसको वर्तमान विधायक ये माने या कांग्रेस की जो कूटनीति माने, वो सिर्फ इसको जो पास हुआ है, जो पहले बजट के अंदर, दूसरे बजट के अंदर जो पास हुआ, उसको सिर्फ इसलिए रोक रखा है कि थोड़ा चुनाव नजदीक आ जाए, तब अपनी इसकी नींव रखेंगे। उस वक्त 20-30 हजार लोग इकट्ठा कर लेंगे, मुख्यमंत्री से उद्घाटन करेंगे। वो ये नहीं सोच रहे कि 4.5 साल के अंदर डिग्गी में डूबने से, करंट लगने से, स्प्रे चढ़ने से, गंभीर दुर्घटनाओं से 500 से 600 से ज्यादा एक्सीडेंट होने के कारण हजारों नौजवान किसान जो दम तोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे कि पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए। तो मैं उन नेताओं के खिलाफ हूँ जो किसान का नाम लेके, जवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं और वहां कुर्सी पे बैठते हैं, वो भूल जाते हैं। अच्छा, आप दांतों के डॉक्टर हैं ना? जी 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 बिल्कुल। मतलब आपने पूरी तैयारी कर ली है कि आप ऐसे दांतों को खट्टा कर दूंगा, दांत खट्टे कर दूंगा। मैंने सोचा आप ऐसा कहेंगे कि मैं उखाड़ फेंकूंगा। नहीं, दांत खट्टे कर देंगे। जो मेरा शैक्षणिक जीवन बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छे दोस्तों का सानिध्य रहा, अच्छी स्कूलों के अंदर मेरा जो प्राइमरी मेरी एजुकेशन है श्री डूंगरगढ़ के अंदर बाल भारती स्कूल से हुई। वहाँ के शिक्षकों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। उसके बाद में बीकानेर राजशाही के स्कूल में पढ़ा और फिर मैंने सीकर और कोटा तैयारी की, पीएमटी की। फिर मेरा एग्रीकल्चर में ICR में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर वेटनरी में, और फिर मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया, इसमें किम्स कलिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर उड़ीसा। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं अदर स्टेट में हो गया था मेरा MBBS सिलेक्शन, तो फिर मैंने यहाँ राजस्थान, क्योंकि मुझे हमेशा अपने लोगों के बीच में रहना था और कुछ करना था, तो मैंने मेरी ब्रांच से वो ट्रांसफर की। लेकिन शिक्षा के प्रति मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा समर्पण और आज भी लगाव है। मैं आज भी पढ़ता हूँ। इसके पीछे कारण मेरे दादाजी ने 1959 में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज खुली थी और 1963 में मेरे दादाजी ने MBBS किया। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उस वक्त जिला नहीं था, चूरू, 4 जिलों में हमारे जाट समाज के पहले डॉक्टर मेरे दादाजी हैं। और उन्होंने, उनके कारण हमारी फैमिली के अंदर एजुकेशन के प्रति बड़ा रिस्पेक्ट है। मेरे दादी जी जो मेरे दादाजी जो ससुराल है कल्याण सर श्री डूंगरगढ़ का, वो हमें हमेशा कहते थे कि शिक्षा के अंदर, आपकी विद्या के अंदर कोई पांति कौन है, खुद की विद्या के अंदर कभी पांति कौन है। तो नौजवानों को भी मैं ये शिक्षा के प्रति मेरा रहता है कि पूरे इलाके की बहन बेटियां पढ़ लिख के आगे बढ़े, और मैं चाहता हूं कि RS IAS IPS बने, ताकि उनको देख के हमें गर्व हो कि ये हमारे हैं, हमारे क्षेत्र से। चलिए, शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर विवेक माचरा, जिन्होंने तैयारी की है श्री डूंगरगढ़ से, RLP के दम पर ये अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके दांत खट्टे करने की योजना बना रहे हैं। इनको पता है कि दांत पे कहाँ प्रहार किया जाएगा तो वो खट्टा हो जाएगा, न कि टूटेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक युवा अपने वजूद को बचाए रखने के लिए, अपने समाज को बचाए रखने के लिए, जिस वर्ग से वो आता है, किसान वर्ग से आता है, उसके वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये असली माल अपनी असली जगह पहुंचता है। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, रवि की रिपोर्ट।